सिर्फ आर्मी के फ्रंट पर सिर्फ हथियार लेकर नहीं लड़ा जाता है, कुछ और भी चीजें होती हैं, एलिमेंट्स होते हैं। तो मुझे उससे कुछ याद आया कि जब हम पढ़ रहे थे तो जैकब साहब ने भी ये लिखा है, नियाजी की किताब में भी ये पाया गया है, और हमुदुर रहमान रिपोर्ट में भी आता है, और सादिक सालिक की किताब में भी ये चीजें हैं। तो उन सब का ये कहना है कि एक बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज थी जिसके लिए कि पाकिस्तान साइड एक तरीके से अपने आप को ब्लेम करती है और इंडियन साइड ये कहती है कि देखिए हमने कितना अच्छा काम कर लिया था, वो ये है कि इंटरनेशनल मीडिया का अटेंशन किस तरीके से कैच किया जाए। तो जैसे कि नियाजी का ये कहना है कि टिक्का खान की गलती ये रही कि उसने उठा के बाहर के जो ममालिक थे उनके जो मीडिया पर्सनल थे उनके साथ बुरा सलूक किया, वो चले गए कलकत्ता, और इधर इंडियन आर्मी ने उन लोगों को अच्छे से कवर करने का मौका दिया, अपना नजरिया उनके थ्रू पूरी दुनिया में फैलाया। बीबीसी की रिपोर्ट्स हुई, न्यूयॉर्क टाइम्स की रिपोर्ट्स हुई, और मतलब दीगर जगह की रिपोर्ट्स हुई, जिससे कि जैकब साहब का ये कहना है कि एक माहौल बन गया। खुद यूएसए भले ही सरकार के तौर पर पाकिस्तान का सपोर्ट करना चाहता था, लेकिन वहां की जो अवाम थी वो कहीं ना कहीं ये कहने लगी थी कि देखिए बंगालियों पर जुल्म हो रहे हैं और आप पाकिस्तान की मदद नहीं कर सकते हैं। तो आप इसे कितना जरूरी मानते हैं एक जंग के एतबार से और 1971 के नजरिए से? देखिए, मीडिया जहां तक आता है, जो देश समझता है या कोई फौज समझती है कि कोई लड़ाई लड़ सकती है वो मीडिया के बिना या मीडिया के सपोर्ट के बिना, तो मैं समझता हूं उसको बेसिक्स भी नहीं मालूम है लड़ाई की। इंफॉर्मेशन, लड़ाई के अंदर एक प्रिंसिपल्स में जो है इंफॉर्मेशन एक बहुत जरूरी चीज होती है। अब मैं आपको छोटा सा एक वो बताता हूं, नॉट फ्रॉम 71 बट अ लिटिल बियॉन्ड। 1990 में गल्फ वॉर 1 लड़ी। आपको याद है सीएनएन ने पहली दफे पूरी गल्फ वॉर 1 जो है आपके ड्राइंग रूम में डिलीवर कर दी। ठीक है, लाइव और सपोर्ट, टेलीकास्ट। दुनिया भर का सपोर्ट उसकी वजह से आया। एक मुल्क ने इसको पकड़ा खास तौर पे, इवन अमेरिका ने नहीं इतनी जल्दी पकड़ा, इसको चीन ने पकड़ा। और चीन ने 3 साल के अंदर एक नई डॉक्ट्रिन बनाई। इट वाज कॉल्ड वॉर अंडर इंफॉर्मेशनाइज्ड कंडीशंस। और उससे बढ़ के ये 10 साल के अंदर उन्होंने अपना पूरा तरीका वॉर फाइटिंग का बदल दिया, बेसिंग इट एसेंशियली ऑन इंफॉर्मेशन। उसी से साइबर निकला, उसी से साइकोलॉजिकल वॉरफेयर पर जोर पड़ा। सो इंफॉर्मेशन वॉर इज वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट एलिमेंट्स ऑफ दिस। अब क्या है जो आप कह रहे हैं बात की, असल में जो आपकी बात है वो तो तकरीबन नवंबर दिसंबर की बात है, मगर उससे पहले मार्च अप्रैल से ही शुरुआत हो गया था मीडिया बिल्डअप पूरा। मुझे याद है मेरे वालिद साहब के एक यूनिट के अंग्रेज अफसर थे, उनका नाम था एडवर्ड बेयर, और वो न्यूज़वीक पेरिस ब्यूरो चीफ थे वो न्यूज़वीक के। और वो आए जून या जुलाई के महीने में, वो आए दिल्ली और उन्होंने मेरे वालिद साहब को फोन किया। और मैं सोचा था ये किससे बात कर रहे हैं, तो बताया उन्होंने कि ये एडवर्ड बेयर हैं, ये न्यूज़वीक ब्यूरो चीफ है पेरिस से, उनको भेजा गया है यहाँ पर देखने के लिए क्योंकि वो पुराने इंडियन आर्मी के हैं, हमारी रेजिमेंट के गढ़वाल राइफल्स के हैं वो पुराने। तो मैं उनको गया लेने, ओबरॉय होटल में लेने गया घर, उनको गलाया घर और रास्ते भर उनसे बातें की और पूरी शाम उनसे बातें की। मैं समझता हूं कि मेरी पहचान पहली दफे जो है जिंदगी में अबाउट इंफॉर्मेशन एज अ डोमेन ऑफ वॉर फाइटिंग वहां से शुरू हुआ, क्योंकि देखा जा रहा था वेरी क्लियरली कि हमारी मीडिया एफर्ट्स, हमारी जो कल्टीवेशन था वो उसके रिजल्ट सामने आ रहे थे। अब आप देखिए एडवर्ड कैनेडी, हु वाज अ पोटेंशियल प्रेसिडेंट ऑफ अमेरिका, एडवर्ड कैनेडी डेमोक्रेट पार्टी के वो आए, एंड एडवर्ड कैनेडी बिकॉज ही कैरिड द पर्सोना ऑफ जॉन एफ कैनेडी, वही वाला पर्सोना था, उसको आए और वो उनको लेकर विजिट कराया उनको रेफ्यूजी कैंप्स का। तब तक तकरीबन 10 मिलियन रेफ्यूजीज आ गए थे हमारे बॉर्डर्स के ऊपर, into portions of Tripura, portions of West Bengal and places like that, as Assam and places like that. So this was such an important aspect. इसके वजह से दुनिया को मालूम होने लगा। मुझे आपको शायद अगर पता नहीं आपको याद है कि नहीं, अमेरिका के अंदर रॉक शोज हो रहे थे जिसके अंदर बांग्लादेश के ऊपर गाने गाए जा रहे थे, राइट? I can't exactly remember who the singer was, but
These were the kind of things which were going around the world. Everyone was understanding that there's a nation called Bangladesh which has been created, और एक genocide वहां पर हुई है जिसमें हजारों लाखों millions people have died. फिर तस्वीरें जलने लगी. एक वेरी फेमस तस्वीर है एक रिक्शा जिसके ऊपर 3-4 बॉडीज पड़ी हुई हैं ऑफ इंटेलेक्चुअल्स, राइट? These are the kind of images which went around the world, and that created a very, very pro-Indian kind of a understanding of the whole situation as it was. And Pakistan was tying itself into knots continuously. It is surprising. आज हम सोचते हैं इसके बारे में कि अमेरिका के पास पहचान थी पूरी. They knew what was happening. It was something personal which Richard Nixon and Henry Kissinger had, either against Indira Gandhi or against the nation as such, कि उनको कभी ये महसूस नहीं कर सके कि जो वो कर रहे थे पाकिस्तान को सपोर्ट करने की, it was a major strategic blunder which was taking place. And therefore at the end of it I would say कि अगर मीडिया नहीं होता तो शायद ये जो the way manner in which the world supported India and the cause of Bangladesh, that may never really have happened. शुक्रिया हसनैन साहब. एक और चीज जो मुझे जाननी है, जो कि शायद हम सब जानना चाहते हैं, ये है मुक्ति बाहिनी का रोल. किस तरीके से गुरिल्ला वॉरफेयर, ये एक आज के दौर में एक खुला सीक्रेट है कि किस तरीके से मुक्ति बाहिनी का सपोर्ट इंडिया ने किया और किस तरीके से उसे ट्रेन किया. तो ये अगर देखा जाए तो जो कन्वेंशनल वॉरफेयर है, अगर देखा जाए तो उससे थोड़ा सा हटकर ये चीज हुई थी. तो उसका जो रोल है, किस तरीके से आप उसे मतलब उस पर कुछ रोशनी डालेगी कि वो उसका रोल क्या था और उसे किस तरीके से अंजाम दे दिया गया और उसके क्या नतीजे निकले फिर हमारे सामने. एज अगेंस्ट कन्वेंशनल वॉर, ये जो लड़ाई लड़ी जाती है गुरिल्ला तरीके से, इट इज कॉल्ड इर्रेगुलर वॉर. और उसमें ना कोई फ्लैंक्स लेफ्ट एंड राइट, नॉर्थ ईस्ट एंड वेस्ट नहीं होता. उसमें कोई फॉरवर्ड और रियर नहीं होता. सब कुछ, एवरीथिंग इज योर फ्रंट एंड एवरीथिंग इज योर रियर. ठीक है, जमीन को पकड़ा नहीं जाता. नो वन इज लुकिंग टू होल्ड ग्राउंड. इट इज स्ट्राइक करिए आप और विकेट करिए आप. तो आमतौर पे गुरिल्लास का ये काम होता है हैरेसमेंट करना, ठीक है, लॉजिस्टिक्स को ना पहुंचने देना, कैजुअलिटीज कॉज करना, मोराल के ऊपर असर डालना. दिस इज द एसेंस ऑफ इट. अगर आप देखिए तो 1971 में जो मुक्ति बहनी ने जो रोल प्ले किया was actually the role of what is called stormtroopers, कि वो गए अहेड. इससे पहले कि कन्वेंशनल आर्मी वहां पहुंचे, स्टॉर्म ट्रूपर्स पहुंच गए पहले. उन्होंने अपनी कार्रवाई शुरू कर दी और सॉफ्टनिंग ऑफ द टारगेट को शुरू कर दिया. जिस आसानी से भारत ने, जिसको कहते हैं कि स्लाइसिंग थ्रू अ पीस ऑफ चॉकलेट केक या हॉट नाइफ थ्रू, उसी तरीके से भारत की फौज जो है अंदर घुसी. हालांकि लड़ाई तो लड़नी पड़ी, कैजुअलिटीज बहुत हद तक हुई, मगर the ease with which the Indian army could go ahead was very largely dependent on the presence of the Mukti Bahini. देखिए, अगर आपके सामने पास स्टॉर्म ट्रूपर्स इस तरह के हैं और खासतौर पर लोकल हैं, तो एक तो आपका लिएजन, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है. लोकल्स के साथ आपको कुछ करना है, लैंग्वेज का कोई प्रॉब्लम नहीं है. आमतौर पे आजकल तो जीपीएस है, मगर मुद्दतों से फौज तो हर वक्त मैप के ऊपर और कंपास के ऊपर चलती है. ठीक है, तो रोड्स, ट्रैक्स, लैंडमार्क्स, ये बहुत जरूरी चीज होती थी लड़ाई की पहले. अभी भी है, मगर जीपीएस ने इसको बदल दिया है बिल्कुल. गूगल ने तो बिल्कुल ही उल्टा कर दिया है इसको. मगर उस वक्त अगर आपके पास वो लोग हैं जो जानते हैं कि कौन सी सड़क कहां जाती है, कौन सी पगडंडी कहां जाती है, कौन सा जंगल कहां है, मतलब टेरेन ऑफ द एरिया, द ले ऑफ द लैंड अगर उसको मालूम है, तो आपके लिए कितना आसान हो जाता है. अदरवाइज यू हैव टू स्टॉप, यू हैव टू वेट, यू हैव टू सी, यू हैव टू कंफर्म. और आपको तब भी कंफर्म नहीं, मालूम नहीं है कि एग्जैक्टली ये वही है जो मैप पे दिखाया है. ठीक है, तो इसलिए मुक्ति बहनी की प्रेजेंस जो थी बहुत जरूरी थी, बहुत जबरदस्त थी. उनकी लीडरशिप बहुत काबिल लीडरशिप थी. वेरी वेरी ब्रेव, करेजियस, बड़े नेशनलिस्टिक थे वो. एंड आई कैन ऑल्सो से कि हमारे तरफ से यहां से मेजर जनरल बीएन सरकार, इनका नाम नहीं आता है कहीं, मेजर जनरल बीएन सरकार,
ये मिलिट्री सेक्रेटरी थे इंडियन आर्मी के, बड़ा ऊंचा ओहदा होता है, मैं खुद मिलिट्री सेक्रेटरी रहा हूँ, ठीक है, एज ए लेफ्टिनेंट जनरल आई हैव बीन अ मिलिट्री सेक्रेटरी। वो मेजर जनरल के रैंक पर मिलिट्री सेक्रेटरी थे, और उनको बहुत जल्दी, आई थिंक अप्रैल के महीने में ही उनका तबादला कलकत्ता कर दिया गया था, कलकत्ते में, और उनको बताया था डायरेक्टर सिविल अफेयर्स, एंड ही वाज द पर्सन बिहाइंड द सीन्स हु वाज in touch with the leadership, military leadership of Bangladesh, which was now present in Calcutta, or with the Mukti Bahini leaders, with everyone else concerned. He was Bengali speaking. Sarkar naam aap samajh sakte hain, usi se he was Bengali speaking. He understood the whole thing. इस तरह की चीजों में देखिए बोली जो है ना, जबान जो है, बहुत फर्क लाती है। इफ यू कैन अंडरस्टैंड ईच अदर एंड नॉट स्पीक इन ऑकवर्ड लैंग्वेजेस, साइन लैंग्वेज में नहीं बात कर रहे हैं आप, ऑब्वियसली क्लैरिटी आ जाती है। और मिलिट्री प्लानिंग के अंदर अगर आपको कोई चीज चाहिए तो वो क्लैरिटी चाहिए। आप किसी शक के साथ, डाउट के साथ अपने प्लान को लेकर अंदर नहीं घुस सकते, क्योंकि उसके बाद जब कुछ कंटिजेंसी आएगी आपको मालूम नहीं होगा कि कैसे रिएक्ट करना है। तो मैं समझता हूं कि मुक्ति बहनी का रोल बहुत अहमियत का रोल था, और भारत ने जिस तरह से हैंडल किया था इसको, वो भी बहुत अहमियत रखता है हमारे लिए। एक चीज जो अभी आपने कही कि पगडंडी से जाना, ये सब, उससे मुझे याद आया, जो मैं अभी कुछ रोज पहले एक चीज में पढ़ रहा था, तो बहुत से लोगों ने, खासतौर पे मीडिया ने, उस जमाने में से इंजीनियर्स की जंग कहा था, द इंजीनियर्स वॉर। तो उसका रीजन ये दिया गया था कि जो इंजीनियरिंग कॉर्प्स हैं, उन्होंने किस तरीके से मेन रोड से भारतीय आर्मी गई ही नहीं, जरूरत ही नहीं पड़ी। जहां पर रास्ता था, कहीं पे नदी थी, उस पर ब्रिज बनाया, वहीं से उसे क्रॉस कर लिया, रास्ते में कहीं पाकिस्तान आर्मी नहीं पड़ रही है, सीधा शहर में पहुंच गए, सीधा जैसौर पहुंचे, सीधा ढाका के आउटस्कर्ट्स पर आ गए। तो ये जो सारी चीजें थी, तो इंजीनियरिंग कॉर्प्स का ये रोल आजकल, क्योंकि मैंने खुद इंजीनियरिंग कॉलेज में पढ़ाई की है, तो आजकल इंजीनियर ये बात नहीं समझते हैं कि नेशन बिल्डिंग तो चलिए एक अलग चीज है, लेकिन खुद आर्म्ड फोर्सेस में उनका जो इंपॉर्टेंट रोल है, वो एक जंग में कितना इंपॉर्टेंट हो सकता है, आप इसके बारे में बताइए कुछ। आपने सवाल बड़े जबरदस्त चुने हैं, वो बिल्कुल सही सवाल है ये, क्योंकि आमतौर पे आर्मी की अंदरूनी चीजें कम ही लोग देखते हैं कि भाई क्या 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 इनके पास आर्म्स हैं, क्या कौन से ब्रांचेस हैं इनके पास। कोर ऑफ इंजीनियर्स, और मैं एक इन्फेंट्री का आदमी, मैं अब कोर ऑफ इंजीनियर्स के बारे में बात करता हूं एज अ रिप्रेजेंटेटिव ऑफ कोर ऑफ इंजीनियर्स वर्चुअली। मैं समझता हूं एक बहुत अहमियत वाला आर्म जो आर्मी के अंदर होता है वो कोर ऑफ इंजीनियर्स है। जो अभी आपके लद्दाख में हो रहा है, ज्यादातर रोल जो है इसके अंदर कंट्रीब्यूशन जो है वो कोर ऑफ इंजीनियर्स का है। जो सड़क बनी है लेह से लेकर और दौलत बेग ओल्डी तक, वो सड़क किसने बनाई? कोर ऑफ इंजीनियर्स ने बनाई। ठीक है, आपने 50,000 ट्रूप्स लद्दाख में एकदम से डाल दिए हैं, और वहां की कड़ी सर्दी, -40 डिग्री की सर्दी में पिछले साल 50,000 ट्रूप्स पहुंचा दिए वहां पर। नामुमकिन है कि वो रह सकते हैं, मगर कोर ऑफ इंजीनियर्स ने उनके लिए कंस्ट्रक्शन किया, अकोमोडेशन कंस्ट्रक्शन किया उनके लिए, उनके टैंकों के लिए, उनकी गन्स के लिए, उनके एम्युनिशन के लिए स्टोरेज बनाया। ये सब कोर ऑफ इंजीनियर्स ने किया। इसी आर्मी के अंदर 3 किस्म के टेक्निकल स्ट्रीम्स होती हैं। एक तो कोर ऑफ सिग्नल्स होता है जो कम्युनिकेशन को करता है, देखता है, ठीक, कम्युनिकेशन को देखता है। एक ईएमई, इलेक्ट्रिकल एंड मैकेनिकल इंजीनियरिंग कोर होती है, ईएमई, जो रिपेयर के काम को देखते हैं। पूरा जो टेक्निकल इक्विपमेंट है, गाड़ियां हैं, टैंक हैं, गन्स हैं, इन सब का जो रिपेयर है, कंप्यूटर्स हैं, इन सब का रिपेयर जो है वो ईएमई देखती है। और ये दोनों, ईएमई तो सर्विस मानी जाती है, सिग्नल्स एक आम माना जाता है, और मगर इनके बरखिलाफ कोर ऑफ इंजीनियर्स है, जो एक लड़ाई के मैदान के अंदर डुअल रोल प्ले करता है। वर्चुअली वो अपना टेक्निकल रोल भी प्ले करता है और एक इन्फेंट्री का रोल भी प्ले करता है। जब हम ट्रूप्स हमारे पास कम हो जाते हैं तो इंजीनियर्स जो है वो इन्फेंट्री का रोल भी प्ले करते हैं। अब उनका काम क्या होता है? ब्रिजिंग उनका काम है पूरा, बिल्कुल सही आपने कहा, ब्रिजिंग उनका काम है। कम्युनिकेशन, मतलब एक कम्युनिकेशन तो सिग्नल्स का होता है जो रेडियो कम्युनिकेशन है, इलेक्ट्रॉनिक कम्युनिकेशन, और दूसरा जो फिजिकल कम्युनिकेशन, मतलब सड़कें बनाना, कल्वर्ट्स बनाना, किसी एरिया को बाईपास करने के लिए अगर आपने कोई शंट बनाना है
तो उसको उसको बनाना अपने बुलडोजर्स के साथ, अपने रोड लेइंग इक्विपमेंट के साथ, इन चीजों के साथ। फिर ब्रिजेस, अगर आप देखें तो वेस्टर्न फ्रंट के ऊपर तो लाहौर के आसपास इछुगल कैनाल और हजारों कैनाल्स हैं उस इलाके में, हमारे तरफ भी और उधर भी। जब लड़ाई वहां लड़ी जाती है टैंकों के साथ, तो टैंक हर हर कैनाल पर रुक जाएंगे। टैंक कहां जाएंगे? जब तक इंजीनियर आकर और टैंक के लिए ले नहीं करेंगे ब्रिज, वो टैंक आगे बढ़ ही नहीं सकते। तो ये पूरा काम इंजीनियर्स का होता है, हाई एल्टीट्यूड में हो चाहे डेजर्ट में। डेजर्ट के अंदर आप एम कर रहे हैं 100 किलोमीटर आगे जाने की, ठीक है, 100 किलोमीटर आप पहुंच जाएंगे, मगर आपके पीछे जब तक सड़क नहीं आएगी आप वहां रह नहीं पाएंगे, आपकी लॉजिस्टिक्स नहीं आ पाएगी, आपकी गन्स नहीं पहुंच पाएंगी। टैंक तो पहुंच जाएंगे कहीं पर भी। वो सड़क बनाना रेगिस्तान के अंदर तकरीबन 70-80 किलोमीटर की सड़क बनाना, ये काम कोर ऑफ इंजीनियर्स का है। तो इसी तरह से बांग्लादेश की लड़ाई में 1971 में जो हमारी स्ट्रैटेजी थी वो था कि बाईपास करना, हर ऑब्स्टिकल के साथ लड़ना नहीं कि पाकिस्तान की यहां टुकड़ी यहां है, एक टुकड़ी उसके पीछे, एक तीसरी टुकड़ी उसके पीछे, और हर टुकड़ी को हमको हराना है, हर टुकड़ी को हमको मात देनी है, और तब हम आगे बढ़ते जाएंगे प्रोग्रेसिवली। वो तो फिर 2 साल लग जाते हैं हमको वो लड़ते लड़ते। एम तो ये था कि कैसे इनको बाईपास करें, बाईपास करके 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 पहुंचे पीछे, ढाका के आसपास पहुंच जाए, खुलना, जैसोर, जो ये अर्बन सेंटर्स हैं, इनके पास पहुंच जाए कि आमतौर पे इन अर्बन सेंटर्स में हेडक्वार्टर्स जो होते हैं वो यहां पर लगे होते हैं, तो उनको टारगेट कर दो। अगर हेडक्वार्टर को टारगेट कर दो तो क्या है, वो आप समझ लो कि किसी देश में अगर कैपिटल सिटी के ऊपर आप बम गिरा दो तो फिर सबसे ज्यादा तहलका तब मचेगा। वही बात है कि अगर आप हेडक्वार्टर को अगर टारगेट कर दो तो लड़ाई की लड़ने की काबिलियत जो है उतनी ज्यादा कम हो जाती है। यही हमारा मुद्दा था, और इसके लिए निहायत जरूरी था कि कोर ऑफ इंजीनियर्स अपना रोल जो है बड़ी जबरदस्त तरीके से निभाए, और उन्होंने डिसअपॉइंट नहीं किया। मैं आपको याद दिला दूं कि भारत का ओनली इंडियन विक्टोरिया क्रॉस ऑफिसर, विक्टोरिया क्रॉस जो थे, लेफ्टिनेंट जनरल प्रेमेंद्र सिंह भगत, वॉज फ्रॉम द कोर ऑफ इंजीनियर्स। ठीक है, कोर ऑफ इंजीनियर्स के थे वो, ना कि इन्फेंट्री या रामट कोर या आर्टिलरी के, वो कोर ऑफ इंजीनियर्स के थे। दैट्स द इंपॉर्टेंस ऑफ द कोर ऑफ इंजीनियर्स। हसनैन साहब, शुक्रिया आपका। वैसे हम अब इख्तिताम की ओर हैं, तो हम ये जानना चाहेंगे आपसे, एज एन आर्मी ऑफिसर, एज एन इंडियन, और हर तरीके से, कि 1971 की जंग, उसमें बांग्लादेश का आज़ाद होना, पाकिस्तान का हार जाना, जंग हुई, जंग में भारत का जीत जाना, आज की नस्ल जिसने उस जंग को नहीं देखा, जो उसके बाद पैदा हुई, जो उस जमाने में होश नहीं संभाले हुए थी, या फिर जो जंग को इतनी पास से नहीं समझती है, उसे इससे क्या सबक हासिल करना चाहिए, इससे क्या सबक हम हासिल कर सकते हैं? तो ये, इस पर आपका क्या नजरिया है? 2-3 बातों पर मैं थोड़ा बोलूंगा। नंबर 1 तो ये क्लियरली इस लड़ाई से साबित हुआ कि आप किसी मुल्क को सिर्फ मजहब के तौर पर नहीं चला सकते। जब वहां की जनसंख्या जो है, वहां पॉपुलेशन जो है, उनके जहन में आ जाए कि दे डू नॉट वांट टू बी अ पार्ट ऑफ ए नेशन, तो उसको साथ रखना बड़ा मुश्किल हो जाता है, राइट? तो इसलिए जैसे हमारे प्रधानमंत्री का वो है क्रेडो जो है, सबका साथ सबका विकास, मतलब एवरीवन टुगेदर, कैरी एवरीवन विद यू। इसी पाकिस्तान की सबसे बड़ी प्रॉब्लम ये थी कि वो समझते थे कि पाकिस्तान सिर्फ वेस्ट पाकिस्तान है और ईस्ट पाकिस्तान जो है वो सपोर्ट करने के लिए है। आप इंसानों को इस तरह से ट्रीट नहीं कर सकते। किसी ना किसी वक्त, कोई ना कोई वक्त जो है एक ट्रिगर आएगा और वो उठ जाएगा उसके बाद, एंड यू हैव टू एंश्योर दैट देयर इज दिस काइंड ऑफ ए सिचुएशन नेवर अराइजेस इन योर कंट्री। नंबर 1 ये है। नंबर 2, अगर हो भी गया कभी ऐसा, तो हैव द फुलेस्ट कॉन्फिडेंस इन योर आर्म्ड फोर्सेस। मैं समझता हूं इसमें तीनों सर्विसेज,
एयरफोर्स का क्या जबरदस्त रोल रहा। एयरफोर्स ने जिस तरह से टोटल एयर सुपीरियोरिटी जिसको कहते हैं, एक तो होता है फेवरेबल एयर सिचुएशन कि आपने लोकली अपनी सुपीरियोरिटी थोड़ी देर के लिए जाहिर कर दी है एंड आर्मी जो है वहां पर ऑपरेशन कर सकती है। एक होता है एयर सुपीरियोरिटी जिसके अंदर मतलब पूरा देश जो पूरा थिएटर ऑफ वॉर है उसके ऊपर आप छा गए हैं और आपका डोमिनेंस हो रहा है और आर्मी के पास फ्रीडम है ऑपरेशन करने का। इंडियन एयरफोर्स ने वैसी काबिलियत जो है साबित की वहां पर और वैसा वैसा सिचुएशन आर्मी के लिए क्रिएट किया। इंडियन नेवी यू सी दिस हैज टू बी अ जॉइंट ऑपरेशन। इंडियन नेवी ने चिटगांग की तरफ, याद है आपको चिटगांग की तरफ, चिटगांग इज वन ऑफ द वेरी इंपॉर्टेंट हार्बर्स एंड पोर्ट सिटीज ऑफ ईस्ट पाकिस्तान, नॉर्थ बांग्लादेश, उसको थ्रेटन करा। साथ में वेस्ट की तरफ आपको याद है लड़ाई वेस्ट में भी लड़ी जा रही थी, हालांकि हमारा पूरा मुद्दा था कि इसको हम होल्डिंग एक्शन के तौर पर लड़ेंगे यहां पर और वी विल नॉट लुक फॉर डिसीजंस हियर, वी विल लुक फॉर डिसीजंस ऑन द ईस्टर्न फ्रंट। मगर इंडियन नेवी ने कराची को ब्लॉकेड किया, उतना साइकोलॉजिकली अपने दुश्मन को बिल्कुल पैरालाइज करना, दैट्स अ वेरी वेरी इंपॉर्टेंट एस्पेक्ट। अगर हम कुछ नहीं करते वेस्टर्न फ्रंट पे, ठीक है, नेवी जो है वो चुप बैठी रहती, तो इसी ये फिक्र जो दुश्मन के दिमाग में पैदा करनी चाहिए वो नहीं होती कभी। पाकिस्तान वुड नॉट हैव बीन वरिड। हमको मालूम है पाकिस्तान के पास क्या काबिलियत है, 11 दिन के लिए उनके पास तेल रहता है आमतौर पे, ठीक है, 11-12 दिन का तेल रहता है उनके पास, उससे ज्यादा वो लड़ नहीं सकते, इकोनॉमिकली वो लड़ नहीं सकते हैं, आत्मनिर्भरता है ही नहीं उनके अंदर, दे डोंट हैव दैट सेल्फ रिलायंस कैपेबिलिटी एट ऑल, एवरीथिंग इज एक्स इंपोर्ट। अगर आप कराची जो एक अकेला पोर्ट सिटी था उस वक्त, आज तो ग्वादर भी है, तो उसको अगर आप ब्लॉकेड कर दें तो क्या असर होगा देश की इकोनॉमी पर, देश के साइकी के ऊपर, लीडरशिप क्या सोचेगी, आधा दिमाग तो इस पर होगा कि यहां क्या हो रहा है। तो ये जबरदस्त एक्शन, मिसाइल बोट अटैक्स जो किए उन्होंने कराची हार्बर के ऊपर, ड्रॉइंग आउट द पाकिस्तान नेवी एंड देन टेकिंग मैरिटाइम एक्शन अगेंस्ट देम, ये सब नेवी का बहुत जबरदस्त रोल था इसके अंदर। तो जो सबसे ये एक लेसन जो इसके अंदर से निकलता है कि मिलिट्री ऑपरेशन जब तक जॉइंट ऑपरेशंस ना हो, जब तक जॉइंटनेस ना हो, तब तक, और आज खासतौर पे आधुनिक आजकल की दुनिया में, तभी आप सुन रहे होंगे और लोग सब सुन रहे होंगे थिएटर कमांड के बारे में बात हो रही है। जन हमारे पुराने सीरियस साहब, अनफॉर्चुनेट दैट ही इज नो मोर, गॉड ब्लेस हिज सोल, रावत साहब कितनी बात करते थे हर वक्त, उनका मुद्दा जो था एज सीडीएस वाज द क्रिएशन ऑफ थिएटर कमांड्स, कि उनके टेन्योर के खत्म होने पर 3 साल के अंदर कम से कम थिएटर कमांड्स की शुरुआत हो जानी चाहिए। थिएटर कमांड इज द कॉम्बिनेशन ऑफ, और नहीं तो ऐसे तो देखा तो 17-18 कमांड है इंडियन आर्मी, नेवी और एयरफोर्स की, अब इसको मिलाकर तकरीबन 4 कमांड बन जाएंगी सिर्फ जब थिएटर होगा। तो इंडियन आर्मी, नेवी, एयरफोर्स एक तौर पर प्लानिंग, लॉजिस्टिक्स, एग्जीक्यूशन, हर चीज जो है वो एक साथ होगी, अलग अलग नहीं होगी। 71 में तब भी अलग अलग हो रही थी प्लानिंग काफी हद तक, मगर कुछ क्योंकि पर्सनालिटीज ऐसी थी, प्रेसिडेंट जनरल सैम मैनेक्शॉ की पर्सनालिटी, नेवल चीफ जो थे उनकी पर्सनालिटी, एडमिरल नंदा, और एयरफोर्स चीफ एयर चीफ मार्शल लाल, उनकी इन सब की पर्सनालिटीज ऐसी थी एंड दे गॉट अलोंग विद ईच अदर सो वेल दैट वी सॉ नो फ्रिक्शन एनीवेयर। मगर ये इस तरह की लड़ाइयों के अंदर बहुत सा जो है फ्रिक्शन हो जाता है कभी कभी सीनियर लीडरशिप्स में, ये भी एक बात है। आखिरी चीज ये है कि देखिए, अगर आप सरप्राइज हो गए कल किसी तौर पे, तो आपको हर वक्त सरप्राइज को के लिए केटर करने के लिए यू मस्ट हैव ए स्टेट ऑफ रेडीनेस, एक ऑप्टिमम रेडीनेस हर समय रखनी चाहिए, वो निहायत जरूरी है। वो 1971 में नहीं थी, उसकी वजह से सैम मैनेक्शॉ साहब ने इंदिरा गांधी जी को बताया था, उनको सलाह दी थी कि भाई तैयारी करने के लिए हमें वक्त दीजिए, अगर आपको गारंटीड विक्ट्री चाहिए तो भैया हमें वक्त देना पड़ेगा, क्योंकि आपने इतने सालों तक हमारा बजट हमको नहीं दिया है, जो हमने हथियार मांगे थे वो नहीं दिए, हमको एमुनेशन नहीं दिया है, उसकी वजह से। तो उसका एक बड़ा लेसन निकलता है, एक बहुत बड़ा सबक निकलता है
कि देश को एक ऑप्टिमम लेवल पे रखना पड़ेगा हर वक्त। वो ऑप्टिमम लेवल ढूंढना बड़ा मुश्किल होता है, उसको असर्टन करना बड़ा मुश्किल होता है। उसके ऊपर कॉन्फ्रेंसेस होती हैं, उसी से डिसाइड होता है 15 साल का प्लान है आपका, 5 साल का प्लान है, 15 साल का प्लान है, किस तरह से ये प्लान आगे बढ़ेगा, क्या क्या हथियार आपने अक्वायर करने हैं। ये एक प्लानिंग चलती रहती है पूरे वक्त फौजों के अंदर, और आखिर में ये डिसाइड करना पड़ता है कि कितना बजट दिया जाए। मैं आपको ये कह सकता हूं कि जितना बजट आप दे दो फौजों को, वो सब अब्जॉर्ब कर लेंगे, मगर एक ऑप्टिमम लेवल होना चाहिए। 2.5%, 3% तो बहुत ही उम्दा है अगर हो, मगर भारत में इससे कम है इस वक्त। तो कोशिश होनी चाहिए कि थोड़ा इस बजट के ऊपर और थोड़ा फोकस किया जाए। हसनैन साहब, बहुत बहुत शुक्रिया आपका, और आपने बहुत ही इम्पोर्टेंट बातें बताई जो कि ख़ास तौर पे नई नस्ल के लिए तो बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी थी, और हम सबको याद करने की भी ज़रूरत है, ख़ास तौर पे वो लम्हा जबकि भारत ने इतनी बड़ी जीत दर्ज की थी। और ये जीत सिर्फ इसलिए नहीं थी कि हमारे कोई सेल्फिश गोल्स थे, ये इंसानियत के लिए थी। जुल्म हो रहा था एक पूरी कौम पर, उसे बचाने के लिए थी, और वहां के लोकल सपोर्ट के साथ थी, कोई मर्सनरी फोर्स तो कहीं नहीं थी। ऐसे में आपने ये भी बताया कि आर्मी की स्ट्रेटजीज कैसे बनती हैं, उसकी इंपॉर्टेंस क्या है, आज हम उससे क्या क्या सबक ले सकते हैं एज अ नेशन, एक मुल्क के तौर पर या फिर एक कौम के तौर पर हम उससे क्या सबक ले सकते हैं। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, आपका कीमती वक्त हमने लिया, उसके लिए बहुत बहुत शुक्रिया। खुदा हाफिज।